नमस्कार व्यूअर्स। कांग्रेस की टिकटों के लिए घमासान जारी है और वहां से स्क्रीनिंग कमेटी को हाईकमान ने कुछ निर्देश जारी कर दिए हैं और उसी पर हम बात करेंगे कि आज पर्टिकुलर जींद में किस दावेदार की टिकट पर कितना बढ़ेगा प्रभाव। मलिक साहब, कौन से वो 2-3 पॉइंट है जिनसे कई की नींद उड़ गई है तो कई दावेदार खुश हो गए हैं? कांग्रेस हाईकमान ने एक सैद्धांतिक फैसला लिया है और उससे जो स्क्रीनिंग कमेटी उसको अवगत करवा दिया गया है। और वो सैद्धांतिक फैसला यह है कि जो कांग्रेस टिकट पर 2 बार चुनाव हार चुके हैं या जिनकी जमानत जब्त हो चुकी है उनके नामों पर विचार मोटे तौर पर नहीं होगा। यानी कि किसी बहुत बड़े अपवाद को छोड़कर वो लोग टिकट की लाइन से अपने आप बाहर हो जाते हैं। कांग्रेस अगर इस क्राइटेरिया पर खरी उतरती है, कांग्रेस हाईकमान इस क्राइटेरिया का पालन करती है तो जींद विधानसभा से जो टिकट मांग रहे हैं वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो बाहर हैं पहली लिस्ट से, इस लिस्ट से? जींद विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इस सूची से सबसे पहले बाहर होते हैं अंशुल सिंगला, जो पूर्व मंत्री बृजमोहन सिंगला के बेटे हैं। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने उन पर दांव लगाया था और वो 8000 वोट का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे और उनकी जमानत जब्त हुई थी। तो यह क्राइटेरिया कांग्रेस आलाकमान लागू करती है तो अंशुल सिंगला का नाम अपने आप सूची से, कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की सूची से बाहर हो जाता है। भले वो आवेदन करने के बाद इंटरव्यू वगैरह दे आए हों, लेकिन वो क्राइटेरिया लागू होने पर उनका नाम अपने आप उस लिस्ट से बाहर हो जाता है। दूसरे उम्मीदवार आते हैं प्रमोद सहवाग। प्रमोद सहवाग ने 2014 में कांग्रेस की टिकट पर जींद से चुनाव लड़ा था और वो भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। तो जींद विधानसभा क्षेत्र में इन 2 उम्मीदवारों पर के नामों पर क्राइटेरिया लागू होते ही कैंची चल जाती है। इससे वो लोग खुश हैं जो टिकट के दूसरे दावेदार हैं। उनको लगता है कि ये 2 अगर बाहर होते हैं रेस में तो वो जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो उम्मीदवार खुश होंगे। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटी छोटी बातों पे आते हैं। सबसे पहले हम एक समुदाय में ये टिकट की चर्चा करेंगे। पहले हम जाट समुदाय को ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट है। तो जाट समुदाय में कौन कौन से मुख्य बच गए हैं अब दावेदारों में? जाट समुदाय से जो कांग्रेस टिकट के दावेदारों में शामिल हैं उनमें उनमें नाम आता है बलजीत रेड्डू का, जो कई साल से बहुत समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे वो फ्री जल सेवा है, चाहे बेटियों के लिए मुफ्त बस सेवा है, और चाहे महिलाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों को मुफ्त गंगा स्नान करवाने की बात है। तो बलजीत रेड्डू कांग्रेस टिकट के दावेदारों में सबसे ऊपर आते हैं और 2019 में भी उनके नाम पर कांग्रेस टिकट के लिए विचार हुआ था। मतलब भूपेंद्र हुड्डा के मन में उनका नाम था और है उनका नाम। देखिए, टिकट कहीं भी जाए, लेकिन आज मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि जो ये बोलते हैं ना जींद नॉन जाट की सीट रही है, यहीं से वो जीतता है। तो बावरिया जी ने भी ये कहा कि तस्वीर कभी भी कहीं भी बदल सकती है, किसी भी एरिया की भौगोलिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो इसके मायने कुछ निकल पाएंगे क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर पहलू पर, हर जमा गुणा घटा गुणा जमा भाग करके टिकटों का वितरण करेगी। और उसमें ये सही है कि मिथ कभी ना कभी टूटती है और वो तब टूटती है जब किसी पार्टी का नेतृत्व कोई बोल्ड फैसला लेता है। दूसरा जाट चेहरा कौन हो सकता है? दूसरा मैं नाम लूँगा सुरेश गोयत का, जो झांझ गांव से हैं। वो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के उतने ही नज़दीक है जिस तरह से बलजीत रेड्डू नज़दीक हैं। वो भी कांग्रेस के टिकट के दावेदारों में से हैं। उनके बाद नाम आता है प्रदीप गिल का, जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे कई साल तक और वो पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी में हैं और उन्होंने पद यात्रा अभी हाल ही में की है। तो प्रदीप गिल भी कांग्रेस टिकट के दावेदारों में। सिर्फ छोटी सी बात के लिए इसके बाद पूर्व जिला पार्षद सत्तू ढांडा का नाम आता है। वो भी कांग्रेस टिकट के जाट समुदाय से जो दावेदार हैं वो भी उनमें शामिल है। ऋषिपाल सियाग पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के पारिवारिक सदस्य हैं। वो ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान रह चुके हैं। उनकी निष्ठा पूरी तरह से हुड्डा परिवार के साथ है और वो भी कांग्रेस टिकट के मजबूत दावेदारों में से हैं। वो गांव के एक बार निर्वाचित सरपंच बने और अब की बार वो सर्वसम्मति से हैबतपुर गांव के सरपंच बने हैं, जो जींद के साथ लगता है। जिन्होंने संवेदनशील गांव का जातीय जो वहाँ पे बहुत खिंची हुई चीज़ें थी उनको सबको सामान्य करके, और ऋषिपाल सिहाग भी
बहुत मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के जाट समुदाय से हैं। प्रदीप गिल पर रोकता हूँ 1 मिनट के लिए, बस छोटा सा। उनके इरादे ऐसे लगते हैं उनको तो चुनाव लड़ना ही लड़ना, और शायद ये बात हाईकमान को रास नहीं आ रही है जिस तरह से उन्होंने आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। जो हालांकि भूपेंद्र हुड्डा का नाम लेकर चल रहे हैं, कांग्रेस का नाम लेकर चल रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहे। और बीच बीच में ये भी आते हैं कि वो कहीं ना कहीं वापिस, ये चुनावी दौर है, इसमें सच्चाई कम और अफवाहें ज़्यादा चलती हैं। अभी तक जो 1 सप्ताह की उन्होंने प्रदीप गिल ने पद यात्रा की थी, उसमें उन्होंने कभी भी इस तरह के बगावती तेवरी, इस तरह के वो नहीं दिखाया कि मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है। वो हमेशा कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का उन्होंने उसमें नाम दिया और कहा कि मैं कांग्रेस के लिए लोगों से समर्थन कांग्रेस पार्टी के लिए मांग रहा हूँ। अब आते हैं हम अग्रवाल समुदाय से, क्योंकि ज़्यादातर महाजन समुदाय के ही यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो उनमें मुख्य 3-4 चेहरे कौन हैं? रणदीप सुरजेवाला खेमे की बात अगर मैं करूं तो राजेश अग्रवाल जो कुंदन सिनेमा वाले हैं, उनका टिकट के लिए आवेदन गया है। लेकिन वो कभी फील्ड में नहीं आते, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कभी वो टिकट मांगते भी नहीं है। वो कभी रणदीप के साथ भी दिखाई दिया अपनी मैं थोड़ा पीछे अगर आपको ले जाऊं तो उनके पिता बाबू जगदीश जी राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय थे। और सीधा सा मतलब है, अगर ये इनको टिकट मिलते हैं पैराशूट से उतारेंगे। रणदीप सुरजेवाला पैराशूट से मैं ऐसे इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में हैं, उनका परिवार जन्मजात कांग्रेसी है और रणदीप सुरजेवाला के साथ उनके बड़े सामाजिक, पारिवारिक और पॉलिटिकल रिश्ते हैं। उसके बाद आते हैं राजकुमार गोयल, वो भी रणदीप सुरजेवाला के काफ़ी नज़दीक हैं और काफ़ी टिकट के दावेदार हैं। फिर आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की तरफ से जो कांग्रेस पार्टी की टिकट के दावेदार हैं, उनमें मैं नाम लूँगा श्याम बिहारी जिंदल, महावीर कंप्यूटर, महावीर गुप्ता और पवन गर्ग। पवन गर्ग युवा चेहरा हैं, 100 के 100% उनकी निष्ठा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। अगर प्रेजेंस की बात की जाए तो पवन गर्ग की सामाजिक और धार्मिक कार्यों में और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में बहुत मजबूत उपस्थिति इन दिनों मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी 3-4-5 महीने पहले, तब आपने कहा था कि पवन गर्ग युवा है, बहुत मौके उनके पास, तो टिकट की दौड़ में नहीं ले रहे थे, लेकिन आज आपने उनको एकदम से हाईलाइट किया। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, पवन गर्ग ने जिस तरह से खुद को स्थापित किया है और खासकर जींद विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अपने कई प्रतिद्वंदियों की तो रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। पवन गर्ग की जो सक्रियता है और जो उनकी भूपेंद्र हुड्डा परिवार के जिस तरह से वो नजदीक गए हैं और वो परिवार उस तरह जिस तरह उनको मान सम्मान देता है, चंदा भी दे रहे हैं हर कोई, नहीं वो हर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में पवन गर्ग की अग्रवाल समाज में सबसे ज्यादा भागीदारी अगर कही जाए तो उनकी रहती है। अगले कैंडिडेट की तरफ श्याम बिहारी जिंदल का नाम आता है। ये भी राजेश की तरह ही हैं, हालांकि ये थोड़े बहुत एक्टिव रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा। जिंदल परिवार जींद में काफी बड़ा परिवार है। जिंदल परिवार अपने आप में बहुत बड़ा परिवार है। इनके बड़े भाई ताराचंद जिंदल नगर परिषद के प्रधान भी रहे हैं। और टिकट के क्राइटेरिया पर जब बात पार्टी के प्रति, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति निष्ठा की आती है तो श्याम बिहारी जिंदल भूपेंद्र हुड्डा परिवार के बहुत नज़दीक हैं और टिकट की दौड़ में वो काफ़ी गंभीरता से उनको आपको लेना पड़ेगा कि श्याम बिहारी जिंदल का टिकट पर दावा बहुत काफ़ी मजबूत है। और हिसार के सांसद जयप्रकाश उनके पीछे मजबूती से खड़े, उनकी वो काफ़ी मजबूती से पैरवी कर। महावीर कंप्यूटर रह गए जो सामाजिक मुद्दों को, राजनीतिक मुद्दों को लेकर ही महावीर कंप्यूटर को ना किसी परिचय की जरूरत है, वो मोहताज नहीं किसी परिचय के। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जंगी घोड़े हैं और इस बार अगर वो चुनावी घोड़े बन जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जींद के लोकल मुद्दों को लेकर, जींद के व्यापारी वर्ग पर कोई बात आती है, कोई फिरौती, मर्डर, इस तरह की कोई वारदात होती है, या जींद के जो जैसे प्रशासन को, जिस तरह जींद के रास्तों की बात आती है, अंडरपास की बात आती है, तो सरकार प्रशासन को हमेशा घेरे रहते हैं और मजबूर करते हैं। और वो कई बार उन्होंने बड़ी सफलता भी हासिल की है, चाहे वो किसी हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करवाने की हो या रास्ते की। तो महावीर कंप्यूटर भी बहुत मजबूत टिकट का दावेदार है अग्रवाल समाज से अगर बात आती है तो। यहाँ पर आ जाते हैं हम पंजाबी बिरादरी से, क्योंकि आजकल डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भी पंजाबी बिरादरी है। तो कांग्रेस में कितने चेहरे हैं? कांग्रेस के पास पंजाबी समुदाय से सिर्फ एक ही चेहरा है और वो राजू लखीना है, जो कभी मिड्डा परिवार के लिए बहुत काम करते थे और बीजेपी वो बताते थे। और अगर बीजेपी डॉक्टर मिड्डा की जो सिटिंग विधायक उनकी टिकट काटती है तो कांग्रेस पार्टी फिर राजू लखीना पर दांव
लगा सकती है। और वो मजबूत एक ही दावेदार है, मजबूत के लिए वो सब वही दावेदार है। चलिए अब हम ओबीसी में आ जाते हैं। ओबीसी में की तरफ कौन कौन हो सकते हैं? नहीं, ओबीसी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला नाम है डॉक्टर रमेश पांचाल, जो डिप्टी सिविल सर्जन है। पिछड़ा वर्ग में उन्होंने अप्लाई तो किया नहीं? टिकट कई बार आवेदन की जरूरत नहीं होती। रणदीप सुरजेवाला ने अप्लाई नहीं किया टिकट के लिए, उनके बेटे ने भी अप्लाई नहीं वो किया तो अपवाद है ना। अपवाद की बात नहीं, जब हाईकमान किसी को टिकट दे, वो हो सकता है आपको बुला के दे दे, रमेश जी आप चुनाव लड़ दिए जुलाना से, तो आप क्या करेंगे? सब कुछ हाई दिला दो कहीं। ये नहीं है कि एचपीएससी के फॉर्म नहीं कि आपने आवेदन नहीं किया तो आप उस पेपर में नहीं बैठ पाएंगे। तो वो परीक्षा जिसमें कोई भी कभी भी शामिल किया जा सकता है। तो डॉक्टर रमेश पांचाल सभी बिरादरियों में, सभी समुदाय में, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम बहुत है और जो उनकी ईमानदारी है और जो उनका काम है वो खुद बोलता है, पूरा हल्का बोलता है। आपने किस बेस पर कहा है रमेश पांचाल वो कभी फील्ड में नजर नहीं आए? पॉलिटिकल तो वो है ही नहीं, फिर आपने कोई आप सेटिंग करवा रहे हैं क्या? आईजी शेर सिंह जब जुलाना से आए तो वो फील्ड में नहीं थे ना, वो राजनीति में थे। लेकिन उनका जो ईमानदारी की, जो उन्होंने हल्के में काम किए हुए थे, वो उनको एकदम लेके आए और भूपेंद्र हुड्डा ने उनको टिकट दी और वो दोबारा विधायक बने। नहीं, मैं पूछना ये चाहता हूँ, आपने कहीं ऊपर से पूछा है या स्टेट लेवल पर? नहीं, मैं मेरे जो सूत्र हैं, जो मेरे पास जानकारी हैं, ओबीसी में अगर कांग्रेस पार्टी फैसला करती है कि जींद टिकट ओबीसी में जाए तो रमेश पांचाल, डॉक्टर रमेश पांचाल सबसे मजबूत दावेदार है। एक नाम आता है पूनम चौहान का, वो सेवादल से हैं, उनके पिता बहुत सक्रिय, सोनिया गांधी तक उनकी पहुंच है, वो भी आती हैं। एक पवन वर्मा है जो वो भी मतलब कांग्रेस के जो ओबीसी में से अगर आते हैं। बहुत छोटा नहीं, मैं पूनम चौहान को बहुत छोटा सा इसलिए नहीं कर, थोड़े संक्षिप्त में इसलिए जा रहे हैं कि बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, फिर थोड़ी बोरिंग महिलाओं की बात आती है तो वीडियो लंबी होती है, जेंट्स की बोलते हैं तो चलती रहेगी। नहीं, ये अन्याय नहीं होगा। चलिए पूनम चौहान का क्राइटेरिया भी बताइए। चलिए, पूनम चौहान एक समर्पित कांग्रेस की नेत्री हैं। उनकी पूरी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी बहुत नज़दीकियां हैं, उनके परिवार की नज़दीकियां रही हैं। छोटा सिंह चौहान चेयरमैन भी होते थे जब भूपेंद्र हुड्डा सीएम थे, तो वो उनके ओबीसी में उनका भी दावा काफ़ी मजबूत है। अब अगर ब्राह्मण समुदाय में बात आए, आप चूँकि महाजन समुदाय से ज़्यादा वोट जींद में ब्राह्मण समुदाय के हैं, उस समुदाय की कम चर्चा होती है। लेकिन अब जिस तरह से वरिंदा शर्मा, जो शिवनारायण शर्मा की बेटी हैं, शिवनारायण शर्मा ने बहुत लंबी राजनीति चौधरी बंसीलाल के साथ की, उसके बाद वो चौधरी बीरेंद्र सिंह से जुड़े और लोकसभा चुनाव में शिवनारायण शर्मा और उनकी बेटी वरिंदा शर्मा ने सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी की बहुत शानदार तरीके से मदद की और बहुत बड़े लेवल पर काम किया। यानी वो हुड्डा गुट से तो है नहीं, वीरेंद्र सिंह गुट से है। देखिए, तो वहीं पर सतपाल ब्रह्मचारी किसके कैंडिडेट थे? वो भूपेंद्र हुड्डा गुट से कैंडिडेट थे और उन्होंने उनकी पूरी मदद की। और वीरेंद्र सिंह ने खुद कहा कि वो उनके लिए टिकट की लड़ाई लठ लेकर लड़ेंगे वरिंदा शर्मा के लिए। और वरिंदा शर्मा 2 क्राइटेरिया पर खरी उतरती हैं, वो महिला भी हैं, एमए बीएड हैं, पढ़ी लिखी हैं और युवा भी हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समुदाय में पर दांव लगाती है, टिकट के लिए कोई चेहरा तलाश करती है, तो वरिंदा शर्मा सबसे मजबूत कैंडिडेट है। और उन्होंने रुको एक मिनट, अब ये भी नया गठबंधन हुआ है चौधरी साहब में और सुरजेवाला में, तो उनके लिए रणबीर भारद्वाज पहले ही डटे हुए हैं, वो बहुत मेहनत कर चुके हैं। तो वो रणदीप सुरजेवाला और चौधरी साहब रणबीर भारद्वाज के बारे में कैसे किया? मैंने रणदीप सुरजेवाला का नाम नहीं लिया है, मैंने बीरेंद्र सिंह का नाम लिया। बीरेंद्र सिंह, मैंने ये कहा दोनों में गठबंधन हुआ, दोस्ती हुई है, तो रणदीप दोनों में सकते हैं ना रणबीर भारद्वाज के ये दोनों में जो आप दोस्ती की बात करें गठबंधन की, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ना अभी तक इतना बड़ा गठबंधन हुआ है, ना अभी तक दोनों ने कोई बड़ी चौड़ी स्टेज भी शेयर की है। के बारे में आप क्या कहेंगे? वो देखिए, अभी बात वरिंदा शर्मा की है। वरिंदा शर्मा ने खुद को इतना मजबूती साबित किया, जब आप 50 महिलाएं इकट्ठी नहीं कर पाते तब हजारों महिलाएं इकट्ठी करती हैं। अब आते हैं रघुवीर भारद्वाज पर। रघुवीर भारद्वाज सीधे सीधे रणदीप सुरजेवाला के कैंप से हैं, वो टिकट भी उन्हीं के खेमे से मांगते हैं। और रणदीप सुरजेवाला को अगर जींद टिकट आती है उनके हिस्से में तो, और वो ब्राह्मण पर जाते हैं, तो उनके पास केवल, और देखिए उनके पास 2 चेहरे बचते हैं। अगर वो जाते हैं अग्रवाल समाज में तो राजेश अग्रवाल, अगर वो आते हैं ब्राह्मण समुदाय में रणदीप सुरजेवाला तो रघुवीर भारद्वाज। रघुवीर भारद्वाज के लिए रणदीप सुरजेवाला कैंप में कोई चुनौती नहीं है जहाँ तक ब्राह्मण समुदाय का। वो काफ़ी सक्रिय भी हैं और मैं मानता हूँ कि बहुत मेहनत भी पार्टी के लिए और रणदीप सुरजेवाला के लिए जींद में किए हुए हैं। जी, अब बच गया हमारा एससी समाज, जो कांग्रेस का बहुत बड़ा मजबूत वोट बैंक बना है लोकसभा चुनाव में। वहाँ भी दाव खेल सकती है क्या पार्टी? देखिए,
अभी तक हरियाणा की राजनीति में किसी पार्टी ने ऐसा जिगरा नहीं दिखाया है कि किसी जनरल सीट पर वो किसी रिजर्व कैटेगरी से खासकर एससी से पर दांव लगाए। लेकिन अगर जीन में एससी की बात आती है तो कमल चौहान पार्टी के पास ले देकर एक चेहरा है जो कांग्रेस पार्टी के लिए हैं, और वो सभी के साथ, वो भूपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम होता है उसमें भी इतनी उससे भाग लेते हैं, मतलब वो कांग्रेसी हैं। उन पे आप ये नहीं कि वो किसी गुट के साथ उनको आप जोड़ सकते हैं, बट वो कांग्रेसी। चलिए ऑडियंस, केवल 2 जो दावेदार हैं उनके ऊपर मलिक साहब ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। नहीं, ये क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं लगाया है, ये क्वेश्चन मार्क हाईकमान के क्राइटेरिया का है। मेरे बीच में रोक रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ मलिक साहब ने। नहीं, आप तो इस तरह से कह रहे हो कि जैसे वो टिकट वितरण जिसमें और मलिक को ही करना है। बोल के ना पूरे बात समझे नहीं होने था। तो आगे देखते हैं दूसरे हलकों में, जुलाना है, स्पीडो में, वहाँ पर क्राइटेरिया में कौन फंसते हैं और किसकी लग सकती है लॉटरी। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।